तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो मेरी ड्रोन सीरीज की वीडियो है उस पर कमेंट करके पूछा था कि उनको एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ड्रोन चाहिए था। और तो क्या वो ड्रोन बनाएं या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में DJI के ड्रोन मिलते हैं बने बनाए उनको वो परचेज कर लें। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें कि यदि आपको एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ यानी एरियल वीडियो शूटिंग के लिए एक ड्रोन चाहिए तो कौन सा बेहतर होगा, बनाना वाला बेहतर होगा या फिर जो रेडीमेड जो मार्केट में मिलते हैं उनको ख़रीदना बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको ड्रोन बनाना है इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तब तो ड्रोन बनाने के लिए आपको कुछ डिफरेंट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस तरह का मोटर चाहिए, किस तरह की ESC चाहिए, किस तरह का आपको कंट्रोलर चाहिए, कितने आपको रेंज चाहिए, उस हिसाब से आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए। यदि आपको उसको एग्रीकल्चरल यूज के लिए बनाना है तो फिर उसमें आपको हैवी मोटर लगानी होगी। यदि आप उसको एरियल शूटिंग के लिए बना रहे हैं तो फिर उसमें वाइब्रेशन बहुत कम होनी चाहिए या फिर लेस वाइब्रेशन होनी चाहिए, उसको कैसे वाइब्रेशन को डैम्पनिंग करनी है ये सब आना चाहिए। फिर कैमरा आप कौन सा लगाएंगे उसमें, फिर कैमरे के लिए वायरलेस कंट्रोलर आते हैं अलग अलग, वो कौन सा चूज करेंगे। तो अगर इन सब के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप एक ड्रोन बनाना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए, आप मार्केट से रेडीमेड परचेज करिए और वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आपको ड्रोन बनाना है, जैसे मेरे पीछे दो ड्रोन पड़े हुए हैं, जो इधर है वो 6 रोटर का है, हेक्साकॉप्टर है, और जो इधर है वो 4 रोटर का है, क्वाडकॉप्टर है। तो जो सबसे पहली बात है कि ड्रोन बनाने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप करना है, मतलब यदि आपने ये ठान लिया है कि हमें ड्रोन बनाना ही है, हमें ख़रीदना नहीं है मार्केट से, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सारे कंपोनेंट को एनालिसिस करेंगे कि आपका वेट कितना है, आप उससे क्या उठा सकते हैं, या फिर अगर आप एरियल शूटिंग करेंगे तो आपको कितना वाइब्रेशन तक आपका जो कैमरा है वो कितने वाइब्रेशन तक वो झेल सकता है या फिर उसमें जिटर इफेक्ट ना आए। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आपको फिर प्राइस कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है आपके ड्रोन के लिए। तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि जो आपका फ्रेम है ड्रोन का वो क्या होगा। जैसे ये जो मेरा एक ड्रोन का फ्रेम है वो S550 यानी S550 साइज़ का ये ड्रोन है, और उधर जो है वो 440 साइज़ का ड्रोन है, और ये उधर है ये 220 साइज़ का ड्रोन है। तो अलग अलग साइज़ के ड्रोन को आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का ड्रोन बनाना है, और उसी हिसाब से आप ये सब सारे जो कंपोनेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कार्बन फाइबर फ्रेम लेते हैं, जैसे ये वाला जो फ्रेम है जो हमारा इधर लगा हुआ वो कार्बन फाइबर फ्रेम है और वो बहुत ही मजबूत फ्रेम होता है। और वहीं जो मेरे पास एक दूसरा फ्रेम है, अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ये प्योर प्लास्टिक का फ्रेम है, और ये वो वाला फ्रेम है जो मेरा बहुत बार गिर के टूटा है और टूट के सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं, आप इनको ज्वाइंट करके ड्रोन बना सकते हैं। ये सब असेंबल नहीं होके आते हैं, आपको इनको असेंबल करना होता है। और असेंबली में आपको एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सारे नट को थ्रेड लॉकर लगा के टाइट करने होते हैं, क्योंकि इसमें इतने वाइब्रेशन होती है कि अगर हवा में एक भी अगर बोल्ट या नट जो है इसके छोटे छोटे स्क्रू है वो खुले तो आपका ड्रोन सीधे क्रैश कर जाता है। तो फ्रेम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का ड्रोन बनाना है, उस हिसाब से आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्राइस रेंज डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किस प्राइस रेंज के बीच में अपने जो ड्रोन है उसको बिल्ड करना है, तो जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है उसका फ़्लाइट कंट्रोलर। आप अलग अलग तरह के फ़्लाइट के लिए अलग अलग फ़्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको फीडबैक फ़्लाइट कंट्रोलर चाहिए जिसमें आपका जो फीडबैक हो आपको एक मोबाइल में दिखाए और एक मैप बन के आ जाए कि आपका ड्रोन इस टाइम कहाँ है, तो उस टाइप के फ़्लाइट कंट्रोलर के लिए आपको पिक्सॉक या APM फ़्लाइट कंट्रोलर यूज़ करना होता है। लेकिन आपको फीडबैक नहीं चाहिए, बस आपको लाइन ऑफ साइट में ही उड़ाना है कि हम ड्रोन अपना देख रहे हैं और वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से आपको उड़ाना है। तो उसके लिए DJI नाजा का M-Lite जो फ़्लाइट कंट्रोलर है विथ इनबिल्ट GPS ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग भी बहुत कम होती है और ये आप लाइन ऑफ साइट में आराम से उड़ा सकते हैं। यदि आपको कभी मिस भी हो जाए तो इसमें RTS का फंक्शन होता है और सिंपली एक बटन से ही आप इसको रिटर्न टू होम कर सकते हैं कि ये जहाँ से टेक ऑफ किया था वहीं पे आके ये लैंड कर जाता है। तो उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है आपको एक अच्छा सा ट्रांसमीटर और रिसीवर चूज करना, क्योंकि ट्रांसमीटर रिसीवर आप एक ही बार चूज करते हैं और अलग अलग वर्किंग के लिए अलग अलग ट्रांसमीटर रिसीवर में अलग अलग चैनल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने चैनल का ट्रांसमीटर और रिसीवर और कितने रेंज के लिए आप लेना चाहते हैं। तो जैसे ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर रिसीवर मेरे पास पड़ा है, तो मेरे को 6 चैनल सफिशियंट है, मेरे को 6 चैनल से ज़्यादा कभी यूज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो आप चैनल डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्यूचर में, इन द फ्यूचर मान लीजिए अगर कभी आपको 6 की जगह 7 यूज करने पड़े, तो फिर उसके बाद ये कंट्रोलर है वो कोई काम का नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 6 ही चैनल हैं। तो आप इसमें चैनल पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्यूचर से लेके और अगर आप आगे कभी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको मैक्सिमम कितने चैनल की रिक्वायरमेंट होगी और आपके उस ट्रांसमीटर की क्या रेंज होगी कि आपका ड्रोन जो है वो कितने रेंज तक कंट्रोल हो जाए। तो अगर आप थोड़ा महंगा वाला लेंगे तो आपको ज़्यादा रेंज और ज़्यादा चैनल के ट्रांसमीटर मिलेंगे, और थोड़े सस्ते वाले लेंगे तो कम चैनल और कम रेंज के ट्रांसमीटर मिलेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने मोटर और ईएससी के बारे में। तो यदि आपको छोटा ड्रोन बनाना है तो आपको हायर केवी रेटिंग की मोटर लेनी होती है और उसकी ईएससी भी छोटी आती है। और वहीं आपको अगर एक बड़ा साइज़ का ड्रोन बनाना है तो आपको फिर जो लोअर साइड की केवी रेटिंग होती है उसको आपको मोटर को प्रीफर करना होता है, और उसके लिए जो ईएससी होती है वो थोड़ी ईएससी बड़ी होती है और हायर एम्परेज रेटिंग की ईएससी होती है। उसके बाद बारी आती है कि आपका जो फ़्लाइट टाइम है वो क्या है। आपके फ़्लाइट टाइम के हिसाब से आपको एक लाइपो बैटरी लेनी पड़ेगी। अलग अलग ड्रोन के लिए अलग अलग फ़्लाइट टाइम होती है, तो जितनी आपकी बैटरी ज़्यादा एच की होगी, mAh की होगी, उतना ही ज़्यादा आपको फ़्लाइट टाइम मिलेगा। तो ये फ़्लाइट टाइम आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने देर का फ़्लाइट टाइम चाहिए। मिनिमम अगर आप एक 2200 एम्पियर की बैटरी लेते हैं तो 3 से 4 मिनट उसका फ़्लाइट टाइम होता है पूरी तरह से, यानी आप उसको उड़ाएंगे तो 3 से 4 मिनट में पूरा डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना फ़्लाइट टाइम चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी बैटरी को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होती है हमारे ड्रोन के लिए वो है एक अच्छा सा बैटरी चार्जर। और अच्छा सा बैटरी चार्जर बहुत ही महंगा आता है। मेरे पास ये स्काई RC का B6 नैनो डुओ चार्जर है, 10,000 का चार्जर है ये। तो क्योंकि लाइपो बैटरियाँ बहुत ही डेंजरस बैटरियाँ होती हैं तो इनको सुपरविजन में चार्ज करना होता है, और एक बढ़िया सा स्मार्ट चार्जर ही इनके लिए अच्छा होता है, नहीं तो बैटरियाँ फूल जाती हैं और फूलने के बाद बैटरियों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो फट के ब्लास्ट कर जाए। तो इसमें एक ये भी एक्स्ट्रा खर्चा ऐड हो जाता है कि एक अच्छा सा चार्जर आपको लेना पड़ेगा अपनी लाइपो बैटरी को चार्ज करने के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो ड्रोन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उड़ने में उसको जो मदद करता है वो उसका प्रोपेलर होता है। तो यार आप कोई भी ड्रोन बना रहे हो हमेशा अपने स्टॉक में एक्स्ट्रा प्रोपेलर लेके चलिएगा, क्योंकि ड्रोन कभी भी अगर गिरता है, डैमेज होता है तो सबसे पहले उसके प्रोपेलर ही टूटते हैं। तो प्रोपेलर की भी अलग अलग साइजेज आती हैं। यदि आपका ड्रोन छोटा है तो आपकी प्रोपेलर साइज़ जो है वो छोटी होगी और मोटर की केवी रेटिंग हाई होगी, और यदि आपका ड्रोन बड़ा है तो आपके जो मोटर की केवी रेटिंग है वो थोड़ी कम होगी, प्रोपेलर की साइज़ बड़ी होगी। प्रोपेलर के अलग अलग पिच आते हैं, आपको किस पिच का प्रोपेलर चाहिए ये भी आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इन सब को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें प्रोपेलर थोड़े ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो अगर प्रोपेलर आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे ड्रोन के लिए तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपके लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एरियल वीडियो शूटिंग के लिए। यदि आप ड्रोन बना रहे हैं और उससे वीडियो शूट कर रहे हैं तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका ये है, वो है प्रॉप बैलेंसर। आपको सभी के सभी प्रोपेलर को बैलेंस करना होता है कि वो अपने सेंटर पोजीशन पे ही रहें, चाहे ऊपर एंगल से चाहे नीचे एंगल से। आपको इसके टिप में और हब में दोनों में टेप लगा के और यहाँ पे हल्का सा रब करके यानी इसको घिस करके इसको बैलेंस करना होता है, ताकि जो आपके प्रोपेलर में वो वाइब्रेशन कम हो। और उस वाइब्रेशन कम होने के बाद जब आप वीडियो शूट उससे करेंगे तो उसमें जो झिलमिलाहट यानी जो जिटर इफेक्ट आता है वो कम होता है। तो यदि आप एक ड्रोन बना रहे हैं तो ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉप जो है वो फैक्ट्री से बैलेंस नहीं आते हैं, आपको उनको खुद बैलेंस करना होता है। तो अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे पास ये देखिए प्रोपेलर का भंडार है, और ये जो सारे प्रोपेलर है वो सब ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मेरा ड्रोन इतना बार गिरा है और इतना बार गिरा है कि हर बार गिरते हुए प्रोपेलर डैमेज होते थे और टूट जाते थे। तो ये सारे जो प्रोपेलर मेरे पास वो सब डैमेज प्रोपेलर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ड्रोन में है वो प्रोपेलर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसको क्यों एक्स्ट्रा में रखना चाहिए। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है ये वीडियो रिसीवर, और इस वीडियो रिसीवर को आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कहीं पे भी आप कनेक्ट करके जो ड्रोन के कैमरे से जो फुटेज आ रही है उसको आप देख सकते हैं लाइव में, और अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ये रिसीवर है और एक ड्रोन में ट्रांसमीटर लगा होता है, और उस ट्रांसमीटर में USB पोर्ट का ऑप्शन होता है जो कि आपके कैमरे में लगा होता है। तो आपके कैमरे में USB पोर्ट का आउटपुट ज़रूर होना चाहिए, जिस कैमरे से आप एक्चुअल 4K या फिर फुल HD जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करेंगे।
क्योंकि वो आउटपुट आपको देगा ट्रांसमीटर को, और ट्रांसमीटर इसको इस रिसीवर को देगा, और आप उसमें फिर अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में उसको देख के आप अपने जो शॉट है उसको एडजस्ट करके एक अच्छा सा शॉट, अपने एरियल शॉट जो है वो अपने ड्रोन से अच्छे से खींच सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे गिम्बल का पार्ट है। आप गिम्बल अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 3 एक्सिस, 2 एक्सिस, 1 एक्सिस, जो भी आपको अच्छा लगे। जिस हिसाब से आपको शॉट को स्टेबल करना होगा उस हिसाब से आप अपने ड्रोन में गिम्बल ऐड कर सकते हैं। सभी ड्रोन में गिम्बल ऐड करने के ऑप्शन देते हैं, बस आपको उसको अच्छे से अटैच करना होता है ताकि वो फ्लाइट के टाइम वो गिरे ना। और उसके बाद उसको ऐसे बैलेंस करना होता है कि आप कोई अगर उसका जो आर्म है वो पकड़ के अगर उसको हवा में करें तो वो एकदम सेंटर में रहे, ना आगे झुके ना पीछे झुके। तो इस तरह से आपको उसको गिम्बल लगा के अपने जो ड्रोन को वो एक बार एडजस्ट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने होममेड ड्रोन की पूरी तरह से समरी आपको बता दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या कैलकुलेशन करने होते हैं, क्या क्या सोल्डरिंग करनी होती है, क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यदि आप इतना कुछ कर सकते हैं अपने से, और इस बात से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना करने के बाद ये हमारा ड्रोन उड़ेगा, तब तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अपना एक अच्छा सा होममेड ड्रोन बना सकते हैं। और अगर कभी भी फ्यूचर में उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कोई भी पार्ट उसमें डैमेज हो जाए तो आप उसको सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं और फिर से उसको एज एन न्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो मैं आपको पूरी तरह से 100% श्योर हूँ और ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो मार्केट में DJI के ड्रोन मिलते हैं वो सस्ते भी थोड़े होंगे, बढ़िया भी एरियल वीडियो शूटिंग में बहुत टॉप क्वालिटी की उनको जो वीडियो होगी आउटपुट वो देंगे, स्टेबल भी होंगे और अच्छी खासी उनकी बैटरी भी बैकअप होगी। तो आप उनकी तरफ जाएं, होममेड ड्रोन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। लेकिन यदि आप इंजीनियर हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो ड्रोन पे, तो आप बनाएं, लेकिन थोड़े सस्ते क्वालिटी वाले ड्रोन बनाएं, क्योंकि महंगे क्वालिटी वाले ड्रोन आपको वो शोभा नहीं देंगे। शोभा का इन द सेंस कि अगर उसमें कुछ टूटा तो फिर आपको दोबारा वो जो कंपोनेंट है ख़रीदने में एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो आप एक लो बजट से यानी 10-12 हज़ार के आसपास से आप एक ड्रोन अच्छा सा बना सकते हैं। और यदि आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो इस तरह के कुछ बढ़िया ड्रोन बना सकते हैं। जैसे मेरे पीछे ये पूरा एक एरियल वीडियो शूटिंग का ड्रोन है। इसमें थोड़े खर्चे भी ज़्यादा लगते हैं लेकिन काम एकदम परफेक्ट करता है। तो ये आपके ऊपर है, हमने आपको सब कुछ बता दिया कि देखिए भाई, होममेड में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, रेडीमेड में पैसा बहुत कम लगता है। होममेड में मेहनत ज़्यादा लगती है, रेडीमेड में मेहनत थोड़ी कम लगती है। होममेड में आपको जो क्वालिटी है थोड़ी वो रेडीमेड वाली क्वालिटी ना मिले, लेकिन उसी के आसपास की क्वालिटी मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।